Hello everyone. I would like to thank first of all to Satyendra sir for providing me with this opportunity and giving me this platform to share my views. As this channel is specifically for students with law, optional or judiciary preparation, I will keep my views precise and specific only up to that subject. And Mr. Satyendra has asked me to answer some specific question. I would like to address them in my talk further. First most asked question is why to choose law as optional? What are the advantages and what are the disadvantages? First advantage is that the law optional syllabus which includes constitution as a bigger part of it, उसके अंदर आपके पॉलिटी का जो सिलेबस है पेपर 2 का यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी वो बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाता है, सर्कमस्क्राइब हो जाता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और फंडामेंटल राइट्स वगैरह जैसे सारे टॉपिक्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट हैं और पॉलिटी के पेपर 2 के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एडवांटेज है आपका कि क्योंकि लॉ ऑप्शनल बहुत कम बच्चे लेते हैं एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, उनका सिलेबस कम, हिस्ट्री का नहीं लेकिन बाकी का सिलेबस थोड़ा कंसाइज और सोर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से इस नज़रिए से अगर हम देखें तो दूसरे कंपटीटर को आउटशाइन करना बहुत आसान हो जाता है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट आउटशाइनिंग अदर्स। मैं जिस सेंटर पे एग्जाम दे रहा था उस सेंटर पे कुल मिला के 4 या 5 बच्चे थे जिनका लॉ ऑप्शनल था। हज़ारों बच्चों में से कुछ 4 या 5 बच्चों के ऑप्शनल थे, जबकि हिस्ट्री और जोग्राफी और बाकी ऑप्शनल जो अपनी जगह पे बहुत अच्छे ऑप्शनल्स हैं उनके 100 बच्चे उन एग्जाम्स में दे रहे थे। अब मुझे पता नहीं कि कॉपी कैसे चेक होती है, लेकिन हम अंदाज़ा ऐसा लगा सकते हैं कि अगर एक टीचर के पास 10 कॉपीज़ आ रही हैं चेक होने और एक के पास 5 आ रही हैं, तो 5 कॉपी चेक करने वाला टीचर शायद थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन के साथ आपके आंसर्स को पढ़ सकेगा, और जब वो अटेंशन के साथ पढ़ेगा तो वो ज़्यादा डिटेल में जाएगा और आपको नंबर अच्छे और एलेबोरेट तरीके से पढ़ने के बाद देने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस जगह पे दूसरे को आउटशाइन करना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस एक सब्जेक्ट के आंसर को 10 लोग लिखते हैं और एक सब्जेक्ट के आंसर को 2 लोग लिखते हैं, तो उनके कंपैरिजन जो एग्जामिनर के दिमाग में है वो कम है, वो बहुत थोड़ा सा है कि इससे बेहतर आंसर तो किसी ने नहीं लिखा है। जबकि हिस्ट्री में जहाँ की सिलेबस बहुत लिमिटेड है, थ्योरीज बहुत लिमिटेड है, आप इस उम्र में और रिसर्च एबल होकर नई थ्योरी नहीं बना सकते किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। इस ऐसे में लॉ या और कोई सब्जेक्ट जो कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कि सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तीसरा फायदा जो कि हालांकि बिल्कुल एंड स्टेज में आता है, वो है इंटरव्यू के स्टेज में। अगर आप इस तरह का कोई भी इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई भी ऑप्शनल चुन लेते हैं जो कि बिल्कुल स्पेशल सब्जेक्ट है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके इंटरव्यू का बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कहूँगा कि मेरे इंटरव्यू का लगभग 60 से 70% हिस्सा केवल और केवल मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे था। दूसरी बात, मेरा इंटरव्यू हुआ भी ऐसे तारीख को 28 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, और आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी को इस साल दिल्ली में क्या हुआ। हम उस पर जजमेंट नहीं देंगे कि वो सही था या गलत था, लेकिन अगर एक लॉयर से और एक लॉ की नॉलेज रखने वाले बच्चे से अगर उसके बारे में डिस्कशन किया जाए तो बहुत डिस्कशन के लिए वो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसलिए मेरा इंटरव्यू पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे, फिर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, और उसके बाद 26 जनवरी के इंसिडेंट्स पर बहुत डिटेल में आधारित रहा। तो इंटरव्यू में आपको आपका बेसिकली पेपर आउट हो जाता है इंटरव्यू का, अगर आप इस तरह का ऑप्शनल ले लेते हैं। दूसरी बात, अब एडवांटेजेस की बात करने के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि सिलेबस बहुत एलेबोरेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस। कुछ लोगों को शायद ऐसा ना लगे, लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट से कुछ कंपेयर करें, हिस्ट्री जोग्राफी से नहीं, इकोनॉमिक्स से नहीं, लेकिन कुछ छोटे सिलेबस वाले सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें इंजीनियरिंग या बाकी बैकग्राउंड्स वाले लोग आके इसलिए चुनते हैं कि छोटा सिलेबस है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उनके लिए शायद लॉ एक ऐसा लगे कि बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत इलेबोरेट है। दूसरी बात, सिलेबस बड़ा होने के साथ साथ बहुत आपको डेप्थ और डिटेल में जाना पड़ता है। उसके बाद कुछ लोग को लगता है कि लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो कि वो है, बिल्कुल है, लेकिन वो उस पूरे सिलेबस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, टीपीएस कीज पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप क्राइम पढ़ेंगे तो आपको मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, रेप, इस तरह की चीज़ों को जानने में, जिनकी सोसाइटी में बात होती है, आपका इंटरेस्ट ज़रूर उसमें होगा। वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट जैसे सब्जेक्ट और टॉर्ट जैसे सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, स्पेशली तब अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं तो इस नज़रिए को भी ध्यान में रखें। चुनने से पहले एक बार सिलेबस को पूरा पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग दी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जैसे मीडिया ट्रायल, जैसे पीआईएल, जैसे कंज्यूमर कोड,
इस तरह के टॉपिक्स को भी एक बार ध्यान से देख लें और उनके किताबें भी एक बार खरीदने से पहले किसी से बोरो कर कर एक बार देख लें कि किस तरह की चीज़ है, क्या मैं इसको डेप्थ में पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन उसके बाद अगर एक बार आप चुन लें इसको ऑप्शनल, तो फिर पीछे ना हटें। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, हो सकता है आपको थोड़ा दिन लग जाए, थोड़ा समय लग जाए ज़्यादा बाकी लोगों से, लेकिन उससे पीछे ना हटें। बेहतर होगा अगर आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन गाइडेंस ले लें, जो कि जिससे कि आपका पीरियड और डेप्थ जल्दी कवर हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो लोग पूछते हैं कि किस तरह के बच्चे को, किस तरह के छात्र को लॉ एज ऑप्शनल लेना चाहिए। इसमें मैं दो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। पहले तो वो जिनके बैकग्राउंड है लॉ में और जिनका नहीं है। जिनका बैकग्राउंड है, अगर आपने बी LLB या LLB किया है अलग से, और आप कॉलेज में अच्छे विद्यार्थी थे और आपको मज़ा आता था और आज भी आपको उसमें इंटरेस्ट बाकी है और आपको लगता है कि आप इसको उस कॉलेज की एजुकेशन का फ़ायदा उठाते हुए इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तो ज़रूर उठाएं। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और आप जब कॉलेज में पढ़े होंगे तो आपने डिजर्टेशंस भी दिए होंगे, कुछ असाइनमेंट्स दिए होंगे, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन दिए होंगे। वो सब चीज़ें आपके काम आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू देने में बहुत बहुत अच्छा आपको फ़ायदा करा सकती है। वो लोग जो ऊब गए हैं थोड़ा कॉलेज में, जिनको लगता है कि लॉ मेरा बैकग्राउंड तो है लेकिन मैं इतना अच्छे से नहीं इसको समझ पाता हूँ, वो मैं कहूँगा कि कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट हैं, या अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा गाइडेंस लेकर वो कवर अप कर सकते हैं, तो ज़रूर इस बारे में वो सोच सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जो बाहर के बैकग्राउंड से आते हैं, जो जिनका लॉ से कोई लेना देना नहीं रहा है उनके पढ़ाई में, एजुकेशन बैकग्राउंड में, क्या वो लॉ ले सकते हैं? ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल है। इंजीनियरिंग के कुछ छात्र हैं, बाकी बैकग्राउंड से कुछ छात्र हैं जो BSc करते हैं मैथमेटिक्स या किसी और सब्जेक्ट में, साइंस के किसी सब्जेक्ट में, वो चाहते हैं कि हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है, देने वाले बच्चों का, छात्रों का नंबर ज़्यादा है, इसलिए क्या हम लॉ जैसा सब्जेक्ट लेकर बेहतर कर सकते हैं। उन्हें मैं कहूँगा कि उनके लिए भी लॉ एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर जैसा मैंने पहले कहा वो सिलेबस में जाके उसकी लेंथ और डेप्थ को ध्यान में रखते हुए और अच्छा गाइडेंस एक लेकर कहीं से भी और इसको अप्रोच करें, तो वो बहुत अच्छा लॉ ऑप्शनल के साथ करके दिखा सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, हाउ टू प्रिपेयर एज लॉ एज एन ऑप्शनल। कैसे तैयारी करें, स्टेजेस क्या हो आपकी प्रिपरेशन में। देखिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग होगी, जिनका बैकग्राउंड है और जिनका बैकग्राउंड नहीं है। पहले बात करते हैं जिनका बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, इसलिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है लॉ के सब्जेक्ट्स की, वो तो कॉलेज में ही आ जाएगी, यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आ जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको मर्ज करना है आंसर राइटिंग। जो आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, अपनी बेसिक नॉलेज जो है लॉ की, जो आपने टीचर्स से सीखी है अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, उसको आप आंसर्स में लिखकर कैसे एग्जामिनर को कन्वे कर पाए। क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी डिग्री नहीं जानी है, आपकी मार्कशीट्स नहीं जानी है, उसके पास केवल आपके आंसर्स जाने हैं, आपकी आंसर शीट जानी है। उसमें आप जो लिखेंगे वही आपकी परफॉर्मेंस है। किस तरह से आप उसको एलेबोरेट करके और उसको एग्जामिनर तक आप कन्वे कर पाए, इस पे फोकस करना है। जो बच्चे बैकग्राउंड से नहीं आते, उनसे मैं कहूँगा कि इस बात में ध्यान दें, बेसिक और टेक्निकल इन सब चीज़ों की आप डायरेक्टली किसी अच्छे सोर्स से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे क्लासेस ज्वाइन कर कर या वीडियोस देखकर आप या मटेरियल से पढ़कर आप पढ़ें, और सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस करें कि एग्जाम में कैसे एक अच्छा आंसर डायरेक्टली लेना है। उसके अलावा आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन कितनी है, टेक्निकल नॉलेज कितनी है, प्रोसीजरल लॉज आपको कितने पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोसीजरल लॉज PCSJ में तो होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टेट PCS में और UPSC में कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रोसीजरल लॉज की। CRPC CPC कहीं नहीं पूछा जाता है, एविडेंस एक्ट कहीं नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप उन्हीं पर फोकस करें जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, और एग्जामिनर को कोशिश करें कि आसान भाषा में और सिंप्लिसिटी के साथ आप अपनी बात कन्वे कर सकें। तैयारी की स्टेज में आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीधा सीधा बड़ी बड़ी बुक से पढ़ते हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बनाते हैं। मैं आई एम समवेयर इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़कर मैं आंसर लिख सकता हूँ। अगर आप हेडिंग का रिवीजन करते रहें तो अंदर की बात आप क्या क्या है उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स डिटेल रिवीजन बार बार मांगते हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखें। और बाकी ये सब्जेक्टिव है, आप जैसे स्टूडेंट हैं, जैसा आपने बचपन से पढ़ाई की है, उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि नोट्स एडिट आराम से हो सकें, क्योंकि लॉ एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, स्टेबल नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। पिछले एक दशक में आप देख लीजिए कि रेप जैसे एक लॉ पर कितनी सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे, एडल्ट्री जैसे मुद्दे, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट लगभग हर 2-3 महीने में इलेबोरेट करके उसमें एक नई चीज़ जोड़ देता है।
एक बात को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखें कि आप ऑफलाइन नोट्स बनाएं या ऑनलाइन नोट्स बनाएं, वो एडिटेबल हों और एडिट करने के बाद वो इतना गंदा ना हो जाए आपका पेपर या पेज जहाँ पे वो लिखा है कि अब फिर उसको पढ़ने का मन ना करे। मैं इसलिए ऑनलाइन नोट्स बनाता था, मतलब कंप्यूटर पे नोट्स बनाता था, ऑनलाइन से मेरा मतलब सॉफ्ट कॉपी में। आप चाहे तो हार्ड कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो एडिटेबल हो और हर रिवीजन के साथ आपकी हेडिंग्स और हेड नोट्स कम होते जाए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको समय नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए। एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं और उससे पहले लगातार पीसीएस में तो एक दिन में 2-2 जीएस के पेपर होते हैं। तो आप और सिलेबस बहुत बड़ा है लॉ का, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि जब आप अपनी लास्ट स्टेज में हो तो केवल और केवल हेडिंग देकर आप आंसर लिखने की हालत में हो। ऐसा नहीं हो कि आप हेडिंग के साथ साथ फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़े केवल उस रिवीजन के लिए। अगर हम सोर्सेज की बात करें, बुक्स की बात करें, बुक्स बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम लॉ ऑप्शनल की बात करते हैं तो 2 तरह की बुक्स होती हैं। एक जो लॉयर्स रखते हैं अपने कबर्ड में दिखाने के लिए, सभी लॉयर्स के पास आपने देखी होंगी। ऐसी बड़ी-बड़ी बुक्स भी आप अगर आप कॉलेज में पढ़े हैं तो ज़रूर आपके पास होंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एमपी जैन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह, टॉर्ट के लिए पांड्या और केडी गौर मैं पढ़ता था आईपीसी के लिए, और भी बहुत सी बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स पर। ये बुक्स अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, इन्हें रखिए क्योंकि ये आपके काम आएंगी। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको इनमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, मतलब अगर आपने कॉलेज में अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा है या आपने लॉ पढ़ा है लेकिन ये किताबें नहीं थी हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं ली है, तो कोई ज़रूरत नहीं इन बुक्स को खरीदने की। अगर आप डायरेक्टली प्रिपरेशन की स्टेज में हैं और कॉलेज से प्रिपरेशन नहीं शुरू कर रहे हैं और अब शुरू करने वाले हैं, तो कंसाइज नोट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन लेने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी, किसी भी सोर्स से भी। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किसी से नहीं लिए हैं नोट्स। मैंने, क्योंकि मुझे सौभाग्य से बहुत अच्छे टीचर्स मिले कॉलेज में, तो वो ही जो क्लास नोट्स थे और उसके बाद फिर रेफरेंस विद दीज बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एमपी जैन से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप अवतार सिंह से पढ़ेंगे या पूरा का पूरा टॉर्ड आप भांगिया से पढ़ेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो बहुत बहुत दिन आपको प्रिपरेशन में लग जाएंगे और फिर आप इतनी बड़ी बुक से कंसाइज नोट्स निकालेंगे और बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कंसाइज नोट्स ले पाएँ किसी भी विश्वसनीय सोर्स से। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स, जैसे उदाहरण की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, आईपीसी का टॉपिक अगर हम बात करें तो आप केडी को रेफर कीजिए। नोट्स से शायद काफ़ी ना बैठे आपके लिए। या 21 आर्टिकल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, या आर्टिकल 30 जिसमें कि कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट्स होते रहे हैं, टीएमए5 फाउंडेशन, उसके बाद बाकी केसेस, और अभी फिलहाल जो असम में मदरसों को कुछ कन्वर्ट किया गया है, एडेड मदरसों को रेगुलर स्कूल्स में, इस तरह के डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए आर्टिकल 21 कैसे इवॉल्व हुआ, थ्योरी ऑफ एमिनेशन में क्या क्या राइट्स एडिट की गई, मेनका गांधी केस के पहले क्या था और बाद में क्या है, इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए नहीं केवल, लेकिन आपका बैकग्राउंड, आपके दिमाग में वो चीज़ें हों कि डेवलपमेंट एक्चुअली हुआ कैसे, सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ क्या थे उन केसेस में, उनको ध्यान रखने के लिए समझ के नज़रिए से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के नज़रिए से फाउंडेशनल बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके साथ आप ये ध्यान रखें कि आपका जो एक्चुअल राइटिंग मटेरियल होना चाहिए वो आपका नोट्स से ही होना चाहिए। दूसरी बात करंट अफेयर्स की है, जो कि लीगल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, जैसे कि पिछले साल भी बहुत सारी चीज़ें हुई, पिछले 2-3 सालों में ट्रिपल तलाक, अडल्ट्री जैसी चीज़ें, और बाकी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बाकी कुछ एक्ट्स में, लेबर लॉज में बड़ा बदलाव हुआ। अगर आपके सिलेबस का वो पार्ट है, कंटेम्प्रेरी इशूज़ में वो हिस्से आते हैं, पीआईएल जैसे मुद्दे आते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन मटेरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्टली न्यूज़ अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। बस उसमें से रेलेवेंट मटेरियल्स उठाने में आपका थोड़ा वक्त लगेगा, उसको आप देख सकते हैं कि आपको देना है या नहीं देना है। नोट्स की जैसे मैं बात कर रहा था, अगर आपने नोट्स एक बार ले लिया है और आप उस नोट्स से संतुष्ट हैं और उस पर विश्वास है, तो केवल उसी तक रहिए। बार बार नए नए नोट्स लेने की और उनको मैच करने की कोशिश मत कीजिए कि इसमें क्या लिखा है वो ही इसमें लिखा है या नहीं लिखा है, कुछ ऐड तो नहीं करना है, कुछ निकालना तो नहीं है। एक बार कंसाइज नोट्स बना लीजिए और उनको बार बार पढ़िए, उन्हीं केस लॉस को बार बार पढ़िए, उन्हीं हेडिंग्स को बार बार पढ़िए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम का और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आंसर राइटिंग। कैसे आंसर आप लिखें कि एग्जामिनर आपके आंसर्स देखकर इंप्रेस हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहली बात, आंसर्स किस तरह के लिखे जाएं। क्रिस्प होना चाहिए आपका आंसर, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जो पूछा गया है, जो एग्जामिनर की मंशा है जानने की, वो आप एड्रेस जरूर कर पाएँ उस आंसर में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जितने अर्ली स्टेज पे शुरू हो सके उतना अच्छा है। जैसे कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा हो गया है, तो आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे या अपने आपस में दोस्तों के साथ मिलकर आप कर सकते हैं।
दूसरी बात है, एग्जाम पेपर आपको अटेम्प्ट फुल करना है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अगर आप आंसर मिस कर देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं आ रहा है इसलिए, या फिर आपके पास समय कम पड़ गया है इसलिए, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि आपको उसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस स्पीड की और डेप्थ की अच्छे से कर पाएँ, ताकि आप पूरा का पूरा पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट कर पाएँ। एक सवाल ये भी होता है कि उन सवालों को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट में जिन्हें आप नहीं जानते, जो आप स्पेसिफिकली नहीं पढ़ के आए हैं। कोई ऐसे सवाल ज़रूर आ सकते हैं एग्जाम में जिसकी आपने तैयारी ना तो प्रैक्टिस से और ना ही कहीं पढ़ कर भी की है। उन सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इसमें सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ सवाल होंगे जिसको आपको शायद बिल्कुल ना पता हो। जैसे अगर प्रिसाइजली पूछ लिया जाए आपसे कि हार्वी वर्सेस बैक्सनडेल पर एक शॉर्ट नोट आपने लिखना है। अगर आपने हार्वी वर्सेस बैक्सनडेल कभी नहीं पढ़ा है अपने कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई में, तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट नोट आया था टीएमए पाई फाउंडेशन के केस पर, इसमें अगर आपको टीएमए पाई फाउंडेशन के केसेस फैक्ट्स नहीं पता है, इश्यूज नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है कि उसमें किस बात का जिक्र था, लेकिन आप ये जानते हैं कि हाँ इसका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और आर्टिकल 30 से रिलेटेड है, तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं कि आपको कुछ मार्क्स उसमें मिल जाए। अगर वो 5 नंबर का है, 8 नंबर का है, तो 1-2 मार्क्स आपको उसमें भी देने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही अगर पुट्टोसामी जजमेंट पे अगर केस आ जाए, आपको पुट्टोसामी जजमेंट के बारे में नहीं पता है, उसकी डिटेल्स में आप नहीं गए हैं, लेकिन आपको ये पता है कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 21 को मिलाकर क्या कहा है, ये आप जानते हैं, तो आप इसमें कुछ मार्क्स जरूर ले सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं की है या जो स्पेसिफिकली आप नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, उनको भी अगर आप कर सकें जितना अटेम्प्ट, उनकी करने की कोशिश कीजिए। एक सवाल होता है बच्चों का कि क्या हैंड राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना ध्यान देना चाहिए हैंड राइटिंग के ऊपर हमें। तो मेरी हैंड राइटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, एवरेज से शायद नीचे ही कहूँगा मैं उसे। तो हैंड राइटिंग केवल आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ने वाला है वो उसको पढ़ सके, इरिटेट ना हो। ऐसा हो सकता है कि उसको कॉपी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर, कोई भी प्रैक्टिकल प्रोफेसर जो चेक कर रहा है कॉपी आपकी, वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपके कंटेंट पर ध्यान देगा। कंटेंट की बात करें तो सेक्शंस और केस लॉज को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि आर्टिकल्स कितने लिखने हैं, सेक्शंस कितने लिखने हैं, केस लॉज कितने लिखने हैं। अगर आप केस लॉ का नाम भूल गए हैं लेकिन आपको फैक्ट्स याद है, उसका प्रिंसिपल क्या ले डाउन हुआ था ये याद है, लेकिन आपको नाम नहीं याद है, क्या उसके साथ उसका ईयर लिखना ज़रूरी है या नहीं है? क्या अगर आप सेक्शन भूल जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्ट में ऐसा लिखा गया है, या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात कन्वे हो जाएगी कि आपको सेक्शन याद नहीं है। मैं ऐसे में कहूँगा कि पहली बात, एक या दो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अगर वो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि अगर वो आर्टिकल 21 नहीं है तो, या आर्टिकल 14 नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो केस लॉज कोशिश कीजिए कि केवल एक, जो कि सारे के सारे पॉइंट्स को उस कॉन्सेप्ट के एड्रेस कर पाए, उसे अपने नोट्स में रखें और उसे ही याद करें। अगर आप हर टॉपिक पे 5 से 10 केस लॉज याद करने बैठेंगे तो एग्जाम में आप मिसमैच करेंगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप नहीं लिख पाएंगे, या आप हो सकता है गलत लिख दें, जो कि बहुत खतरनाक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम आप लिखें केस लॉस अपने नोट्स में, ताकि उन सभी को आप एग्जामिनर के सामने उतार पाएँ। सेम विद सेक्शंस। सेक्शंस एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक बार आपकी कॉन्सेप्ट बन गया, तो आप अपने टेबल के सामने उनको चिपका लीजिए लिखकर, और केवल रोज आपने एक निगाह मारनी है, उसको कोई डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। एग्जाम में आपको सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे आर्टिकल्स अपने आप याद आ जाएंगे। तब क्या करना है, अगर आपको केस के फैक्ट्स याद आ रहे हैं लेकिन केस का नाम नहीं याद आ रहा है, आप लिख सकते हैं कि इन अ फेमस केस और इन एन इम्पॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट या विच एवर हाई कोर्ट लेड डाउन दिस प्रिंसिपल। कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जामिनर को ये बात कन्वे करने की कि हमें ये पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, लेकिन हमें ये नाम नहीं याद है। एग्जामिनर को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पढ़ाई कम करी है, इनफैक्ट उसको ऐसा लगेगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो प्रिंसिपल ले डाउन हुआ है, वो आपको याद है, केस तो बच्चा किताब में से भी देख सकता है। कुछ सवाल जो कि बहुत सारी छोटे छोटे सवालों को आपस अपने पास संजोए हुए रहते हैं। जैसे कि एक सवाल आया कि आप पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस बताइए, इम्यूनिटीज बताइए, और क्या वो इनफ हैं, क्या वो कोडिफाइड हैं, क्या वो कंसाइज हैं, क्या उनका मिसयूज होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो उस मिसयूज को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या उन्हें कोडिफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस छोटे से सवाल में, 15 नंबर के सवाल में बहुत सारे छोटे 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 सवाल आ गए। इस सवालों को किस तरह से आप करें, तो आप आंसर को भी आप सवाल के हिसाब से ही सेक्शंस में बांटें। इंट्रोडक्शन इस तरह के सवालों में कोशिश करें कि बहुत छोटा रखें, क्योंकि एग्जामिनर की जो प्यास है
क्वेश्चन देने में वो बहुत ज़्यादा है और आपको हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एड्रेस करना है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि कंपटीशन इज ऑल अबाउट आउटशाइनिंग द अदर पर्सन। कोशिश कीजिए कि आपका आंसर किसी भी वजह से थोड़ा सा आपके कंपेटिटर से बेहतर हो सके। जैसे कि पिछले साल एक सवाल आया कि इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कमेंट। अब इसमें अगर एक बच्चा सारा कॉन्सेप्ट समझा देगा कि क्यों जूरिस्प्रूडेंस से मैच है इंटरनेशनल लॉ, या क्यों नहीं आता उसके जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट्स पर वो खरा उतरता है। एक तो वो आंसर है, और फिर एक ही आंसर है कि आप उस स्कॉलर का नाम लिखें, दूसरा स्कॉलर जिसने उसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया उसका नाम लिखें, थोड़े और स्कॉलर्स की बात बताएं। ऐसे करके आप अपना आंसर दूसरे से बेहतर बना सकते हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि एक सवाल आया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर, एक तो कंजर्वेटिव आंसर हो जाएगा, आप आर्टिकल 15 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, कुछ और आर्टिकल्स लिखेंगे, 211, 121 इस तरह के आर्टिकल्स लिखेंगे, और आप पुराने केसेस लिखेंगे, एस आर बोमई और जो कंजर्वेटिव केसेस हैं बहुत पुराने कन्वेंशनल। एक दूसरा थोड़ा सा न्यू टच उसमें ऐड करने के लिए आप रिसेंट कोई डिस्कशन की कोई कमेंट किया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने या पार्लियामेंट में इस तरह की कोई कमेंट हुई हो, या किसी और स्कॉलर ने अपनी बुक में या अपने किसी पेपर में इस तरह की बात लिखी हो, अगर आप उसको ऐड कर पाएँ किसी भी तरीके से, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आंसर को दूसरे से बेहतर बना पाएँ तो वो आपको ज़रूर पे करेगा। लास्टली मेरी पर्सनल एडवाइस सभी एस्पायरेंट्स को यही रहेगी कि किसी की भी एडवाइस लेकर या किसी से भी सजेशंस लेकर अपनी ओरिजिनलिटी को ना खोएं, अपने पढ़ने के तरीके को बनाए रखें, अपने टाइम टेबल अपने हिसाब से पढ़ें। अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल आराम से सोएं, रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो रात में पढ़ें, अपना टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। बस ये ध्यान रखें कि फोकस और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, आपका फोकस बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज़रूरी है और पीरियोडिक आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन आपको रखना है, स्पेशली अगर आपका लॉ ऑप्शनल है तो मगिंग अप और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, रटने में और समझने में आपको सिंक्रोनाइजेशन लानी है। अगर आप चाहेंगे कि मैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस बिना कॉन्सेप्ट को समझे आंसर कन्वे कर दूं एग्जामिनर को, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप चाहें कि मैं समझ के केस लॉज और उनके सेक्शंस को याद रखूं सारे एक्ट्स के, वो भी मुमकिन नहीं है। आपको दोनों चीज़ें करनी होंगी, आपको सब्जेक्ट को समझना भी पड़ेगा और उसके बाद आपको एक लिस्ट बनाकर अपने टेबल के सामने सारे सेक्शंस को याद भी करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो इससे पहले ज़रूर ब्रेक लें, बट उसके बाद भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपने आप को एंटरटेन भी करें। जितना समय आपको देना है अपने रिक्रिएशन के लिए, रिहैब के लिए दें, और उसके बाद फोकस से पढ़ें और आंसर राइटिंग पे जैसे मैंने कहा ध्यान दें। और अगर आपको नहीं सक्सेस मिलती है कुछ एक दो अटैम्प्ट्स में, तो उससे आप होप को लूज़ ना करें, बनाए रखें अपने फोकस को। और मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, और मेरा ये मैं आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से आगे की अपनी जर्नी में कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।